जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार यह क्वेश्चन सीट के एग्जाम में बन चुका है। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना किया गया था 30 मार्च 1699। 30 मार्च 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल, सबसे आदर्श मंडल माना जाता है? तो वह है समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल। वायुमंडल का समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित यानी सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। यह वायुमंडल का दूसरा सबसे मुख्य स्तर होता है, जो कि क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में स्थित है। बादल, धूल के कण आदि के कारण न होने के कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वहीं पूछा जाता है ओजोन रेखा किस मंडल में पाया जाता है? तो वह है समताप मंडल। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल की विशेषता है उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि उल्का पिंड किस मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वह है मध्य मंडल। इसके बाद है ताप मंडल, सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से है अनुच्छेद 21। थर्ड ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन राइट है, जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। वहीं बात करें समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में दिया गया इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह संविधान का आत्मा माना जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का आत्मा माना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है तो वह है संसद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है संसद। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, जो कि 2 विधायी निकायों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। संसद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों आते हैं। संसद में लोकसभा व राज्यसभा के मिलकर ही संसद का निर्माण किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता। इस प्रकार के वन प्रायः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग में विद्यमान है। इस प्रकार के वन 70% भाग में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि। कौन सा ऑप्शन राइट है? कृषि की पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती में आधुनिक उपकरणों व साधनों के साथ उन्नत बीजों के प्रयोग से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पालतू पशुओं को भी देखभाल की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पालतू पशु भी रखे जाते हैं। पालतू पशु भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे से नज़दीकी स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह क्या कहलाती हैं? औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन उत्पादन। कौन सा ऑप्शन राइट है? जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, तो वह कहलाती हैं औद्योगिक क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या में उद्योग से संबंधित संयंत्र होने चाहिए ताकि उसका लाभ उस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उठाया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र की जनसंख्या शहरीकृत होती है। यहाँ की जो जनसंख्या होती है शहरीकृत होती है, शहरीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह कहलाते हैं निर्वाचन क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में कई खंड होते हैं जो वैधानिक अंग को बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। दंत्रित तटीय क्षेत्र है। तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट के एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटवाद जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्री मछलियां अधिक पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है और यह समुद्री मछलियों व जीव जंतुओं के विकास के लिए बेहतर वातावरण माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, किस महाद्वीप में निवास करती है? तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की 80% जनसंख्या एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक आबादी है। बात करें एशिया महाद्वीप की तो विश्व में सबसे अधिक आबादी है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक आबादी किस महाद्वीप में है तो वह है एशिया महाद्वीप में, जबकि अफ्रीका महाद्वीप इस मामले में दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन है तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दूसरे पर देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, औपनिवेशीकरण। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। ब्रिटिश उपनिवेश ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया और भारत को लंबे समय के बाद अंग्रेजी राज से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद, वेद, आरण्यक, पुराण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? उपनिषद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उपनिषद। उपनिषद विविध लेखों का संग्रह है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित दार्शनिक एवं धार्मिक जानकारियों का वर्णन किया गया है। लगभग 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त हैं। लगभग 200 प्रकार के उपनिषद प्राप्त किए गए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, गुप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद काल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महाजनपद। महाजनपद काल के दौरान कर प्रणाली बहुत महत्व था। 400 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों यानी गण राज्यों को महाजनपद कहा गया। लगभग 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच 600 ईसा पूर्व के बीच 16 महाजनपद हुए। 16 गणराज्यों को महाजनपद कहा गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छोटा नागपुर। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति रहती है। इसके अतिरिक्त असम में भी यह मुंडा जनजाति निवास करती है। असम में निवास करती है, बिहार में भी निवास करती है, छत्तीसगढ़ में भी यह निवास करती है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में मुंडा जनजाति निवास करती है, लेकिन विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। और वहीं बात करें पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है? 149.60 मिलियन है। 149.60 मिलियन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।